Hello friends, my name is K. Yogesh Reheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Politics. फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस बिल 2022 में इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड कौन कौन सी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। लेकिन उस वीडियो में हमने एक पॉइंट को टच अपॉन नहीं किया था एंड दैट वाज इन रिलेशन टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस बिल 2022 में रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक कौन कौन सी अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन on amendments proposed for religious and charitable trusts. The first amendment which has been proposed is regarding maintenance of books of accounts. Section 10 clause 23C and section 11 and 12 दोनों ही religious and charitable trust को डील करते हैं, लेकिन दोनों सेक्शंस में ही अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। ऑडिट के लिए प्रोविजन था। अगर हम 1023C की बात करते हैं तो उसमें बोला गया था अगर आपकी इनकम 1023C की एग्जेम्पशंस देने से पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस के अंदर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा और ऑडिटर को फॉर्म 10BB इशू करना होता था। सिमिलर प्रोविजन सेक्शन 11 एंड 12 में भी थे, जहां हम बोलते थे अगर आपकी इनकम 11 और 12 की एग्जेम्पशन देने से पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में ऑडिट कराना मैंडेटरी है और ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है 10B में। लेकिन कोई भी प्रोविजन इनकम टैक्स का ट्रस्ट के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मैंडेटरी मेंटेनेंस की बात नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज की सेक्शन 1023C में भी एंड सेक्शन 11 एंड 12 में भी, जिसमें ये बोला गया कि उन ट्रस्ट को और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना भी मैंडेटरी होगा जिन ट्रस्ट की इनकम विदाउट गिविंग अफेक्ट टू एग्जेम्पशंस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। सो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए उतना ही मैंडेटरी है जितना कि ऑडिट कराना मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम विल बी ट्वीटेड ओनली इफ एक्चुअली पेड। अभी तक क्या होता था, हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो हमें 85% की एप्लीकेशन ऑफ इनकम करनी होती है, अगर हम लाइबिलिटी भी इनकर कर देते थे, मींस अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना खर्चा एक्रू भी कर लिया तो भी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलते थे कि देखो ये एक्सपेंस हमने एक्रू कर लिया, उस बेसिस पे आप हमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम दे दो। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार के बजट में एक अमेंडमेंट प्रपोज की जिसमें यह बोला गया कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम तभी मानी जाएगी जब आप उस एप्लीकेशन को एक्चुअली पे कर देंगे वेंडर को। इट मींस आप कोई भी अगर कैपिटल एसेट परचेज करते हैं या ट्रस्ट के बिहाफ पे कोई भी खर्चा करते हैं तो उस एक्सपेंस की अलाउंस एज एन एप्लीकेशन आपको तभी मिलेगी जब वो पैसा आप एक्चुअली में सामने वाले को पे कर देंगे। सो प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज it is proposed to insert proviso to the proposed explanation 3 to section 1023C. So section 1023C में भी और section 11 में भी provide किया गया that amount of income will be treated as applied in such year in which such amount is actually paid and not in the year in which the liability is incurred. Means liability आपने किसी भी साल में incur की हो लेकिन आपकी एप्लीकेशन उस साल में मानी जाएगी जिस साल में उसको आपने एक्चुअली में पे किया है। हाँ, प्रोविजंस के अंदर ये बात जरूर है कि 85% ऑफ इनकम को अगर आप एप्लीकेशन मानते हो तो अगले 5 साल के अंदर अंदर आप उसको एक्यूमुलेट करके अप्लाई कर सकते हो फॉर्म 10 फाइल करके। तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली पेड होना चाहिए वो विद इन 5 ईयर्स की। फिर तो प्रोविजन आ गया है अब कैश बेसिस पे, जब तक आप एक्चुअली पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अमेंडमेंट नंबर 3 इज फॉर प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेशन स्ट्रीमलाइन। चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के केस में, चाहे वो 1023C के हैं चाहे वो 11 एंड 12 की हैं, दोनों में ही ये बोला गया है कि जितनी भी आपकी ट्रस्ट की या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की इनकम है उस इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट की इनकम का 85%, एटलीस्ट 85% आपको अप्लाई करना है और 50% आप अपने हिसाब से वॉलंटरी अक्यूमुलेट कर सकते हो। मींस 85% की एप्लीकेशन मैंडेटरी होती है। अगर आप 85% की एप्लीकेशन नहीं कर पाते तो सेक्शन 11 एंड 12 में एज वेल एज सेक्शन 1023C में आप उसे एक्यूमुलेट कर सकते हो नेक्स्ट 5 इयर्स तक। लेकिन आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है ऐसी स्कीम्स में जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में दी गई हैं।
हम अगर सेक्शन 11 एंड 12 की बात करते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर 85% ऑफ इनकम अप्लाई नहीं की जाती और वो इनकम को आपने 5 साल तक एकोमुलेट किया, लेकिन उसके बाद भी आपने आपने उस इनकम को यूटिलाइज नहीं किया, तो 5th ईयर के एंड के नेक्स्ट ईयर में मीन 6th ईयर के अंदर उस इनकम को टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ये मानते हुए कि इस इनकम को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। सिमिलर प्रोविजंस 1023C में नहीं थे, इसलिए हम क्या करते थे, 5 साल तक एक्यूमुलेट करते थे। अगर 5 साल में भी वो इनकम अनयूटिलाइज रहती थी तो 5th ईयर के अंदर भी उसे टैक्सेबल कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 साल का एक्स्ट्रा एड ऑन ऑप्शन नहीं था सेक्शन 1023C में। दोनों प्रोविजन को अब स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है सेम प्रोविजंस के बेस पे। बोला गया अगर आप 85% इनकम को अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन आपने उसका एक्यूमुलेशन ऑप्शन लिया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप उस पैसे को एक्यूमुलेट करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर 5th ईयर के एंड में ही अनयूटिलाइज्ड एक्यूमुलेशन को आपकी इनकम ट्रीट किया जाएगा। मींस जो 1 ईयर का बेनिफिट आपके पास सेक्शन 11 एंड 12 में था, उसे अब विड्रॉ कर लिया गया है। हमें जब 5 साल के लिए इनकम को एक्यूमुलेट करना होता था तो सेक्शन 11 एंड 12 हमें बोलता था कि हमें अपनी रिटर्न फाइल करने से मींस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले फॉर्म 10 फाइल करना है। लेकिन सेक्शन 1023C में कोई ऐसा फॉर्म नहीं था, हम वॉलंटरी बेसिस पे उसको एक्यूमुलेट करते थे और 5th ईयर तक एक्यूमुलेट करने के बाद अगर अनयूटिलाइज रह जाता था तो 5th ईयर के अंदर उसको इनकम मान लेते थे। सेक्शन 1023C में एक अमेंडमेंट और डाली गई कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा फॉर्म भी प्रिस्क्राइब करेगा जिस फॉर्म को फाइल करना होगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले। हो सकता है कि सेक्शन 11 एंड 12 में दिया गया फॉर्म 10 ही 1023C में अमेंडमेंट करके अप्लाई कर दिया जाए। तो हमें अब 5th ईयर के एंड तक एक्यूमुलेशन करके अगर यूटिलाइज नहीं किया है किसी भी क्लाइंट ने, तो 5th ईयर के एंड में उसे इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। फोर्थ अमेंडमेंट इज unreasonable benefit to the persons specified in section 13(3). सेक्शन 13(3) में कुछ पर्सन स्पेसिफाई हैं, जैसे कि ट्रस्ट का फाउंडर, ट्रस्ट का ट्रस्टी, ट्रस्ट का मैनेजर, उसका रिलेटिव, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है उस ट्रस्ट को मोर देन 50,000 रुपीज का, या फिर कोई ऐसी कंसर्न जिसमें फाउंडर, ट्रस्ट, मैनेजर, मेंबर उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं मोर देन 20% का। तो ऐसे स्पेसिफाइड पर्संस के अनरीजनेबल बेनिफिट के लिए कोई भी ट्रस्ट एक्सपेंस नहीं कर सकती और उसे एप्लीकेशन नहीं मान सकती। सेक्शन 11 एंड 12 में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी ट्रस्ट अनरीजनेबल बेनिफिट प्रोवाइड करती है सेक्शन 13(3) में दिए गए स्पेसिफाइड पर्संस को, तो उस केस में उसकी कंप्लीट एग्जेम्पशन को डिनाई किया जा सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ इतना अमाउंट नहीं लिखा है कि उतने पार्ट ऑफ इनकम जितनी अनरीजनेबल बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है सिर्फ उसके लिए एग्जेम्पशन छोड़ी जाएगी। लिखा हुआ था कि कंप्लीट एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 11-12 आपको डिस अलाउ हो सकती है, डिनाई हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन सेक्शन 1023C में नहीं था। गवर्नमेंट ने बोला कि सेक्शन 11 एंड 12 में जो 100% डिनाइल की बात लिखी हुई है, अगर स्मॉल अमाउंट का अनरीजनेबल बेनिफिट भी अगर पकड़ा जाता है किसी ट्रस्ट के केस में, तो वो कंप्लीट एग्जेम्पशन नहीं ले पाती है। ये दिक्कत वाली बात है, इसलिए इसे स्ट्रीमलाइन करना मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज की कि आपकी 100% एग्जेम्पशन को हम डिनाई नहीं करेंगे, सिर्फ उतनी ही एग्जेम्पशन को डिनाई करेंगे जितनी एग्जेम्पशन आपने अनरीजनेबल बेनिफिट के लिए यूज की है। मींस जो इनकम आपने स्पेसिफाइड पर्संस के अनरीजनेबल बेनिफिट के लिए यूज की है, सिर्फ उस इनकम को ही आपकी इनकम मान लिया जाएगा। अब वो इनकम तो अनरीजनेबल इनकम मान ली गई, लेकिन उस पर टैक्स कितना लगेगा आगे ये बताया गया। तो एक सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 115 BBI, जिसमें ये बोला गया कि जो भी अनरीजनेबल बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट के मेंबर्स के लिए इनकम अप्लाई की गई है, तो उस पर 30% का टैक्स रेट लगेगा, 30% का टैक्स रेट लगेगा। और बैलेंस अमाउंट पे आप सेक्शन 11 एंड 12 क्लेम कर सकते हैं। 1023C में इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं थी, इसलिए दोनों ही सेक्शन में एक ही प्रोविजन लाया गया कि कोई भी किसी भी मेंबर के अनरीजनेबल बेनिफिट के लिए अगर आप ट्रस्ट की इनकम को अप्लाई करते हैं, तो उस केस के अंदर दैट स्पेसिफिक इनकम विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम, और उस पे आपको 11-12 का बेनिफिट उस स्पेसिफाइड इनकम पे नहीं दिया जाएगा और उस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगाया जाएगा, सेक्शन 115 BBI। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी कि सेक्शन 115 BBI अनरीजनेबल बेनिफिट जो मेंबर्स को प्रोवाइड किया है उस इनकम पे भी
इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स पे भी लगेगा। तो क्या अमेंडमेंट प्रपोज की गई? In order to provide that if any trust applies any income for the benefit of the specified persons, such income shall be included in the total income of the trust, and on such unreasonable benefit related income, special tax at the rate of 30% will be applicable under section 115 BBI। अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 5 क्या बोला गया? अभी हमने बात की कि अनरीजनेबल बेनिफिट अगर किसी मेंबर को दिया गया है तो ऐसी इनकम पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अब एक सेक्शन पेनल्टी का भी लाया गया है कि अगर कोई ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किसी मेंबर को, फाउंडर को, ट्रस्ट को या उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को अनरीजनेबल बेनिफिट प्रोवाइड करती है तो नॉट ओनली उनकी एग्जेम्पशंस स्पेसिफिक इनकम की डिसअलाउ कर दी जाएंगी, प्लस में उनपे पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो देखिए अभी पेनल्टी का कोई भी प्रोविजन नहीं था। क्या प्रपोज अमेंडमेंट की गई? इट इज प्रपोज्ड टू इंसर्ट सेक्शन 271AA in order to provide penalty on passing on unreasonable benefit to trustees as under। अगर आप किसी ट्रस्टी को अनरीजनेबल बेनिफिट देते हो तो उस केस के अंदर आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी एज अंडर। अगर फर्स्ट टाइम की वायोलेशन है तो 100% ऑफ द बेनिफिट गिवन, टैक्स का नहीं, 100% ऑफ द बेनिफिट गिवन, जितना बेनिफिट उस ट्रस्टी को या उससे रिलेटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को दिया गया है 100% ऑफ द बेनिफिट को ही आप पे पेनल्टी लगा दिया जाएगा अगर फर्स्ट टाइम की वायोलेशन। अगर सब्सीक्वेंट वायोलेशन है तो उस केस के अंदर 200% ऑफ द बेनिफिट। इट मींस अब कोई भी अनरीजनेबल बेनिफिट अगर किसी मेंबर को देता है बंदा तो दो तरीके से पकड़ा जाएगा। एक साइड से 30% का स्पेशल टैक्स लगेगा और एक साइड से 100% टू 200% की पेनल्टी लगेगी। फर्स्ट इंस्टेंस है तो 100% की पेनल्टी और सब्सीक्वेंट इंस्टेंस है तो उस केस के अंदर 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी। पॉइंट नंबर 6 जिसकी हमने डिस्कशन अभी की थी, इनकम चार्जेबल टू 30% टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BBI। एग्जिस्टिंग प्रोविजन 1023C में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इंस्टांसेस 115 BBI में दिए गए हैं कि 30% का टैक्स लगेगा, ऐसे इंस्टांसेस के लिए अभी तक सेक्शन 11 और 12 ये बोलता था कि उनकी 100% एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 हम डिनाई कर देंगे। लेकिन डिनाइल के ऑप्शन से तो गवर्नमेंट अब बाहर आना चाहती है कि 100% 11 और 12 को डिनाई करने का कोई फायदा नहीं। तो उस केस के अंदर स्पेशल टैक्स बोला गया। देखिए क्या बोला गया, दोनों ही सेक्शन में सेम पॉइंट, टैक्स एट द रेट ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% will be applicable in cases where there is any violated income without the allowance of any expense or loss। किसी एक्सपेंस की और लॉस की आपको अलाउंस नहीं मिलेगी। वायलेटेड इनकम पे आपको 30% का स्पेशल टैक्स देना है। क्या क्या बोला गया? डीम्ड इनकम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इनकम अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। अगर आपने किसी प्राइवेट पर्पस के लिए ट्रस्ट की इनकम को यूज किया है तो उसे आपकी डीम्ड इनकम मान के 115 BBI में 30% का स्पेशल टैक्स लगा देंगे। इनकम सीजेस टू रिमेन इन्वेस्टेड एज पर सेक्शन 11(5)। सेक्शन 11(5) की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर इनकम को इन्वेस्ट नहीं किया गया या इन्वेस्ट करने के बाद उसे सीज कर दिया गया तो उस केस के अंदर स्पेशल टैक्स लगा देंगे उतनी इनकम पे 30% का। अनयूटिलाइज्ड एक्यूमुलेटेड इनकम एट द एंड ऑफ 5th ईयर, अगर 5th ईयर के एंड में आपके पास कुछ अनयूटिलाइज्ड एक्यूमुलेटेड इनकम बचती है तो उस केस में उस पे 30% का स्पेशल टैक्स लगेगा। इनकम पेड टू एनी अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, अगर कोई इनकम एनी अदर ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को दी गई है, चाहे वो चैरिटेबल है या नॉन चैरिटेबल है, उस केस के अंदर दैट मच इनकम पे भी 30% का 115 BBI में स्पेशल टैक्स लगा दिया जाएगा। और एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डीम्ड इनकम ड्यू टू यूज फॉर अनरीजनेबल बेनिफिट फॉर सेक्शन 13(3) पर्संस। तो हम अब बोल सकते हैं जितनी भी वायलेशन के लिए सेक्शन 11 एंड 12 में डिनाइल की बात थी, कंप्लीट एग्जेम्पशन को डिनाइल नहीं करेंगे, लेकिन जोन सी वायलेशन आपने की है उन वायलेशन से रिलेटेड जो डीम्ड इनकम आपके पास आई है उस पे 30% का स्पेशल टैक्स सेक्शन 115 BBI में लगा दिया जाएगा। मेजर पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है जब आपने ट्रस्ट की ऑडिट करनी है। नेक्स्ट अमेंडमेंट कौन सी आई? एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 115 TD। 115 TD याद कीजिए, एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स मींस अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन
अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है नॉन चैरिटेबल और नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए, या वो चैरिटेबल ट्रस्ट मर्ज हो जाती है किसी नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ, या वो चैरिटेबल ट्रस्ट मर्ज हो जाती है किसी ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जिसके की ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल नहीं है, तो उस केस के अंदर सेक्शन 11 एंड 12 वाली ट्रस्ट पे, जो ट्रस्ट 11 एंड 12 में रजिस्टर्ड हैं, उन पे एग्जिट टैक्स लगाया गया था कि जितना भी एसेट माइनस लाइबिलिटी यानी कि आपकी नेटवर्थ बैलेंस आउट बैलेंस है आपकी, उस पे आपको एग्जिट टैक्स देना पड़ेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे, मींस की एमएमआर। और ट्रस्ट के केस में जो एमएमआर होता है वो 115 टीडी के केस में दैट इज 34.944%। यहाँ पे 37% का सरचार्ज नहीं लगता, स्पेसिफिकली फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है कि आपको 12% का सरचार्ज ही अप्लाई करना है। सो बाय अप्लाइंग 30% टैक्स रेट, 12% surcharge and 4% health and education cess, the maximum marginal rate for section 115 TD comes out to be 34.944%। तो जो टैक्स 11 एंड 12 सेक्शन के अंदर 34.944% एज एन एग्जिट टैक्स देना होता था, सेम प्रोविजन अब अप्लाई होंगे सेक्शन 1023C पे। सो बोला गया इट इज प्रपोज्ड टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 TD exit tax at the rate of maximum marginal rate in cases where the charitable trust has been converted into non-charitable or merged with any non-charitable organization। 11-12 के लिए कोई चीज नहीं है क्योंकि 11-12 की ट्रस्ट ऑलरेडी ही सेक्शन 115 TD के अंदर फॉल होती है। 8th अमेंडमेंट कौन सी है? फाइलिंग ऑफ ITR टू क्लेम एग्जेम्पशन। सेक्शन 11 एंड 12 में पहले से ये बात कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं की सेक्शन 139(4)(a) के हिसाब से, तो उस केस के अंदर आपको सेक्शन 11 एंड 12 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन सेक्शन 1023C में नहीं है। मींस इवन इफ 1023C की ट्रस्ट ITR फाइल नहीं करती तो भी उन्हें एग्जेम्पशन अवेल हो जाती थी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन स्ट्रीमलाइन किया गया। बोला गया जो सेक्शन 139(4)(a) में रिटर्न फाइल करने का प्रोविजन 11 एंड 12 वाली ट्रस्ट के लिए है, वही सेम प्रोविजन 1023C के लिए भी लगेगा। मीनिंग देयर बाय 1023C की ट्रस्ट हो या 11 एंड 12 की ट्रस्ट हो, अगर वो ट्रस्ट अपनी ITR ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें सेक्शन 11-12 एंड सेक्शन 1023C का बेनिफिट अवेल नहीं किया जाएगा। मींस उन्हें 11-12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उस केस के अंदर जो इनकम उनकी बची, जिन पे उनको बेनिफिट तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने ट्रस्ट के पर्पस के लिए उस इनकम को अप्लाई तो किया, क्या हम 100% इनकम पे उन पे टैक्स लगा दे? मींस जितना भी पैसा उन्हें रिसीव हुआ उन्होंने ट्रस्ट के पर्पस के लिए अप्लाई किया लेकिन ITR फाइल नहीं की, तो क्या ITR फाइल ना करने की वजह से हम उनकी कंप्लीट ग्रॉस रिसीट पे टैक्स लगा दें या हम कुछ एक्सपेंसेस की अलाउंस भी दें? ये बात करती है नेक्स्ट प्रपोज्ड अमेंडमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ 9th अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जेम्पशन, डिनाइल ऑफ एग्जेम्पशन सच एज किस किस वजह से? आपने अपनी ऑडिट नहीं कराई, मींस आपने 10BB और 10B फाइल नहीं किया, आपने अपनी ITR फाइल नहीं की, आपकी कॉमर्शियल रिसीट 20% से ज्यादा है टोटल रिसीट्स की, तो क्या इन केसेस के अंदर कंप्लीट एग्जेम्पशन को डिनाई करके 100% ग्रॉस रिसीट पे टैक्स लगाएंगे? द आंसर इज नो। अमेंडमेंट क्या प्रपोज की गई? अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अमेंडमेंट प्रपोज की गई कि इनकम कंप्यूट की जाएगी ऐसे, कैसे? प्रोसीड्स फ्रॉम द ट्रस्ट, जितनी आपको ट्रस्ट से प्रोसीड्स मिली हैं उनमें से आप माइनस करेंगे अलाउेबल एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस आपको अलाउड हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और बाकी इनकम ऑफ ट्रस्ट पे आपको टैक्स देना है। मींस बाकी इनकम ऑफ ट्रस्ट पे आपको 11-12 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस पे आपको टैक्स देना है इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं कौन से। अलाउेबल एक्सपेंसेस निकलेंगे, आप टेबल में देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंसेस जितने भी आपने टोटल एक्सपेंसेस किए उनमें से आप लेस कर दीजिए जितने एक्सपेंस आपने अपने कॉर्पस में से किए। मींस आपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस में से नहीं किए, आपने अपने कॉर्पस में से जो एक्सपेंसेस किए उन एक्सपेंसेस को आप टोटल एक्सपेंसेस के में से लेस कर दीजिए। सेकंड चीज जो लेस होगी वो होगी एक्सपेंसेस जो आपने लोन्स एंड बोरोइंग्स जो लिए थे उन पैसे में से किए हैं। मींस आपने इनकम में से वो एक्सपेंस नहीं किया है, वो एक्सपेंस अपने लोन के पैसे से किया है, उन एक्सपेंसेस को भी लेस कर दीजिए। थर्डली आप लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, कि डेप्रिसिएशन का अलाउंस भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप कंप्लीट कॉस्ट ऑफ एसेट को ऑलरेडी एप्लीकेशन मान चुके हैं
तो आपको डेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कंप्लीट कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अपनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना था, तो उस केस के अंदर आपको हम डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे एज एन अलाउएबल एक्सपेंस। तो आपको डेप्रिसिएशन में ध्यान रखना है कि अगर कॉस्ट आपने ले चुके हैं पहले ही एप्लीकेशन ऑफ इनकम में, सो डेप्रिसिएशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने डोनेशन किसी अदर पर्सन को दिया है, किसी अदर ट्रस्ट को दिया है, तो उसको भी आप लेस कर दीजिए, वो भी आपका अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। बाकी जितना एक्सपेंस आपका बचता है जो आपने ट्रस्ट के पर्पस के लिए यूज किया है, उस एक्सपेंस को आप अपनी ट्रस्ट की प्रोसीड्स में से माइनस करके बाकी इनकम ऑफ ट्रस्ट पे आपने टैक्स देना है। किन केसेस में, जब आपको एग्जेम्पशन डिनाई होती थी पहले, लेकिन अब एग्जेम्पशन डिनाई नहीं होगी। अब क्या होगा, एग्जेम्पशन डिनाइल के बाद भी आपकी जो एक्सपेंसेस बचते हैं उनका अलाउंस आपको मिल जाएगा और बाकी इनकम में आपको इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स देना है। ऑडिट नहीं कराई, आईटीआर फाइल नहीं की, या कॉमर्शियल रिसीट्स 20% से ज्यादा है टोटल रिसीट्स की। सेक्शन 40 जो कि टीडीएस नॉन डिडक्शन के केस में डिसअलाउंस कहता है, सेक्शन 40A3 एंड 3A जो बोलता है अगर आपने कैश पेमेंट किसी भी एक्सपेंस की 10,000 से ज्यादा की है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है, तो उसकी आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगी। वो सेक्शन एज इट इज एप्लीकेबल होगा अलाउएबल एक्सपेंसेस निकालते वक्त। मींस किसी एक्सपेंस की अगर आपने कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा की है तो वो एक्सपेंस भी डिसअलाउड होगा। किसी पेमेंट पे टीडीएस कटना था लेकिन आपने नहीं काटा तो वो एक्सपेंस भी डिसअलाउड एक्सपेंस होगा, अलाउएबल एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। 10th अमेंडमेंट, treatment of voluntary contributions for renovation and repair of religious institutions such as temples, गुरुद्वारा। अगर आपको किसी टेम्पल के लिए, गुरुद्वारा के लिए, मॉस्क के लिए, अगर आपको कोई भी उसके रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है, तो कई बार वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिपेयर रेनोवेशन वाला 5 साल तक यूज नहीं हो पाता। इवन मैं एक्यूमुलेशन करूं उसकी फॉर्म 10 फाइल करके, तो इस केस के अंदर उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ता है, इनकम बन जाती है उसकी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज की कि जितना भी आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए या रेनोवेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको कोई भी अमाउंट मिला है तो उसको आप कॉर्पस डोनेशन मान सकते हैं, इवन इफ दैट इज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, लेकिन आप उसको कॉर्पस डोनेशन मान सकते हैं। इस मींस आपको 85% के अंदर उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट 5 इयर्स तक एक्यूमुलेट करके 5th ईयर के अंदर मैंडेटरी बेसिस पे एप्लीकेशन की जरूरत भी नहीं है। आप कॉर्पस डोनेशन मानिए लेकिन आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रस्ट, any voluntary contribution received by the trust for renovation or repair of any temple, gurudwara, etc. can be treated as corpus donation and mandatory application within the year and within 5 years जहां पे आपने accumulation को ऑप्शन चूज किया है, will not be applicable in such cases subject to the conditions as under। क्या क्या conditions है, एप्लीकेशन ऑफ सच कॉर्पस ओनली फॉर द पर्पस स्टेटेड, आपको रिपेयर के लिए मिला है, रेनोवेशन के लिए मिला है, तो उस पैसे को आप रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए ही यूज करेंगे। नो अमाउंट ऑफ सच डोनेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, किसी अदर ट्रस्ट को आप उसे डोनेट नहीं करेंगे, आपको खुद ही उस पैसे को अप्लाई करना पड़ेगा। मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ सच कॉर्पस डोनेशन सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि कितनी कॉर्पस डोनेशन आपको रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए मिली है, तो आपका कॉर्पस में वो डोनेशन सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए और इन्वेस्ट करना है आपको सच कॉर्पस डोनेशन को सेक्शन 11(5) के हिसाब से। तो ये 4 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको जितना भी पैसा रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए मिला है उस पैसे को आप कॉर्पस डोनेशन में लेके जा सकते हैं। 5 सालों की कंडीशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नोट, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन, अगर आप सब्सिक्वेंटली इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट करते हैं तो जिस साल में आप वायलेट करेंगे उस साल की इनकम में इस अमाउंट को ऐड ऑन कर दिया जाए। 11th अमेंडमेंट, टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर by commissioner for cancellation non cancellation of exemptions in cases referred by AO under section 143(3). सेक्शन 1023C के लिए रेगुलर असेसमेंट का सेक्शन एक प्रोविजन एस्टेब्लिश करता था। तो वो बोलता था सेक्शन 143(3) ये बोलता था कि अगर किसी सेक्शन 1023 की सी की ट्रस्ट का असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है और उसे असेसमेंट करते वक्त ये पता लगता है कि इसने कुछ प्रोविजंस का वायलेशन किया है और इसे 1023C की एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, तो वो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन लगा सकता था और बोल सकता था कि इसकी एग्जेम्पशन को कैंसिल कर दिया जाए।
लेकिन कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं थी कि कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर ने कितने टाइम में इस ऑर्डर को पास करना है, चाहे वो कैंसिलेशन का ऑर्डर है या रिफ्यूजल ऑफ कैंसिलेशन का ऑर्डर है। सो टाइम लिमिट बताई गई लॉ में कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, वो 6 मंथ्स कहां से स्टार्ट होंगे, प्रपोज्ड अमेंडमेंट देखिए, इट इज प्रपोज टू अमेंड द प्रोविजंस एंड अलाउ द कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर अ मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, उस क्वार्टर के एंड से वो 6 मंथ स्टार्ट होंगे, इन विच फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, जिस क्वार्टर में प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ने फर्स्ट नोटिस इशू किया ट्रस्ट को, उस क्वार्टर के एंड के 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे अपना ऑर्डर पास करना है। या तो बोलेगा कि हम एग्जेम्पशन ही अलाउ नहीं करेंगे, या वो उसे रिफ्यूजल कर देगा कि ट्रस्ट ने कोई भी प्रोविजन वायलेट नहीं किया है और इसे एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। पहले ऐसा कोई भी प्रोविजन सेक्शन 11-12 पे एप्लीकेबल नहीं था, अब दोनों में ही सेम प्रोविजन है कि एओ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को बताएगा और कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर 6 महीने के अंदर अंदर उस पर अपना फैसला देगा कि उसे उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना भी है या नहीं करना। सेक्शन 153 बताता है टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट और असेसमेंट, उसमें बोला गया कि जितना भी इंटरवेनिंग पीरियड इस ऑर्डर को आने में लगेगा उसे टाइम लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो बोला गया इन द असेसमेंट लिमिटेशन पीरियड, जो लिमिटेशन पीरियड है, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच एओ रेफर्ड द केस, जिस दिन एओ ने प्रिंसिपल कमिश्नर को केस रेफर किया उस दिन से स्टार्ट हो गई टू द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर रिसीव्ड बाय एओ, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन लगाई असेसिंग ऑफिसर ने और जिस दिन उसे ऑर्डर मिला, इसके बीच का पीरियड, लिमिटेशन पीरियड जो हम सेक्शन 153 के हिसाब से कंप्यूट करेंगे, इस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा उसके लिए। मींस इतना पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा उसे असेसमेंट करने के लिए। तो होप दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के लिए बजट 22 में प्रपोज की गई है। सो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजे और प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।